कल राणा सांगा की जयंती को लेकर यूपी के आगरा में पुलिस हाई अलर्ट पर है। और हाई अलर्ट पर इसीलिए क्योंकि कल यानी 12 अप्रैल को करणी सेना ने आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करने का ऐलान किया और इसी के बाद बड़े प्रदर्शन की तैयारी। दावा तो यहां तक कि इस सम्मेलन में करीब 3 लाख लोग जुटेंगे और खास बात यह कि करणी सेना ने अपने कार्यकर्ताओं से एक हाथ में झंडा और दूसरे हाथ में डंडा लेकर आने को कहा। लेकिन योगी फोर्स ने भी अपनी स्पेशल लाठी निकाल ली, यानी अगर कल किसी ने उपद्रव किया तो फिर पुलिस की लाठी भी तैयार है। राणा सांगा पर संग्राम, 1000 लठ वर्सेस 1 लाख तलवार। तो पुलिस ने 1000 डंडों का इंतजाम कर लिया है। तो मैं पुलिस को इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारे पास भी 1 लाख तलवारें हैं, नंगी। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं। 16 घंटे बाद यूपी में लठ वर्सेस लठ। यदि हमें छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम तैयारी में आ रहे हैं साहब। हम केसरिया झंडा और डंडे के साथ पहुंच रहे। पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा और माननीय सांसद जी के आवास के पास भी काफी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया। आगरा में राणा सांगा के अपमान को लेकर एक बार फिर घमासान छिड़ने वाला है। कल राणा सांगा की जयंती के दिन ताज नगरी में करणी सेना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन इस बार आगरा में योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। 26 मार्च की तरह इस बार भी आगरा में बवाल ना हो, इसके लिए यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में है। करणी सेना ने एक हाथ में डंडा और एक हाथ में झंडे का नारा दिया और पूरे हिंदुस्तान से सनातन के सम्मान में आगरा में जुटने की अपील की है। तो यूपी पुलिस ने भी किसी भी तरह के बवाल से निपटने के लिए 1000 डंडे मंगवाए। साथ ही आगरा की सड़कों पर योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। आगरा पुलिस हाई अलर्ट मोड में है और कल करणी सेना के प्रदर्शन से पहले पुलिस ने 1200 हेलमेट, 1000 डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर, 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लेकिन इस बार यूपी पुलिस का सबसे बड़ा हथियार है प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए ये स्पेशल लठ, जो लकड़ी नहीं एक खास लचीले मटेरियल से बने हैं, जिसकी मार से शरीर को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जब ये शरीर पर पड़ती है तो हालत जरूर खराब कर देती है। ये योगी फोर्स का डंडा है। लगभग 1000 डंडे कल के प्रदर्शन को देखते हुए मंगाए गए हैं। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति शांतिपूर्ण तरीके से दी गई है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, लेकिन पुलिस फोर्स ने तैयारी भी पूरी कर रखी है। आप इस डंडे को देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का डंडा है और इस डंडे की खासियत क्या है ये जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या डंडे की खासियत है? इस डंडे की खासियत है कि एक तो ये मानवाधिकार का हनन नहीं करता है और दूसरा जब ये लगता है तो बहुत तेज लगता है। दरअसल 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जन्म जयंती मनाई जाने वाली है और आगरा के गांव रामी गढ़ी में तैयारियां जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि करणी सेना के कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग पहुंच सकते हैं और इसी कार्यक्रम में एक झंडा एक डंडा लाने के लिए कहा गया है। साहब क्षत्रियों का जमावड़ा है और क्षत्रिय हमेशा अनुशासन में रहा है। यदि हमें छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम तैयारी में आ रहे हैं साहब। हम केसरिया झंडा और डंडे के साथ पहुंच रहे। यदि हमें छेड़ा जाएगा, हमने क्या कहा, अनुशासन में है, हमारी अपेक्षा है, उन अपेक्षा पे सरकार अपनी सहमति दर्ज कराएगी तो ठीक है, नहीं तो जैसा समय वैसी प्रतिक्रिया आपको उस दिन देखने मिलेगी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम तैयारी में हैं। यदि न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल करणी सेना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के अपने बयान पर कायम रहने से नाराज है और एक बार फिर रामजी सुमन के घर अटैक की चेतावनी दे रहे हैं। लगातार लाठीचार्ज किया है, उन्हें जख्मी किया है। उन पुलिस कर्मियों पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कई अपेक्षाओं को लेके उस दिन हम 5 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं। 5 बजे के पश्चात हमारा समय शुरू होगा। यदि हमारे अपेक्षा पे प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात करता है, हमारी अपेक्षा पे खरा उतरता है तो सही है, नहीं तो वहां से हम कूच करेंगे,
सुमन लाल के घर की ओर। करणी सेना के तेवर सख्त हैं, लिहाजा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पुलिस ने इस कार्यक्रम को देखते हुए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। पुलिस ने 1200 हेलमेट और 1000 डंडे भी मंगवाए हैं। आयोजन स्थल कुबेरपुर से शहर में आने वाले रास्तों पर पुलिस तैनात रहेगी। सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। आगरा में 12 तारीख पुलिस प्रशासन के लिए इम्तिहान की तारीख है, क्योंकि सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं उनके इस बयान का विरोध करने के लिए करणी सेना ने आगरा में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रखी है। इन्हीं प्रदर्शन को देखते हुए आगरा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। हजारों की तादाद में लाठी डंडे और हेलमेट मंगाए गए हैं, जो कि पुलिस के लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को क्या कार्रवाई होती है। दरअसल पुलिस की चौकसी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछली बार जब आगरा में करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया था तो चंद मिनटों में ही शहर की कानून व्यवस्था धराशायी हो गई थी, और इस बार करणी सेना पूरी तैयारी के साथ आ रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल खराब करने वाली धमकियां यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी, और किसी भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल आज करवाई गई है। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है, क्योंकि करणी सेना लगातार आयोजन के लिए पोस्ट डाल रही है। इसमें डंडा, भाला, तलवार और लाइसेंसी हथियार लाने की अपील तक की जा रही है। पुलिस अब की बार सुरक्षा में किसी भी लेवल पर चूक से बचना चाहती है। राणा सांगा पर कार्यक्रम तो हो, लेकिन इस दौरान कानून व्यवस्था कोई हाथ में ले, ये योगी फोर्स को कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मीडिया जगत से, जितने भी सनातनी इस भारत देश के, क्या हम गद्दार हैं? क्या हमने इस देश को मुगलों से आजाद नहीं कराया? क्या हमारे महापुरुषों ने उनके परिवारों का बलिदान देकर इस देश को आजाद नहीं कराया? क्या अब किसी को माफी नहीं दी जाएगी? घर में घुसकर हड्डी तोड़ जवाब देने का विकल्प हमने ढूंढ लिया है। आगरा से सी मीडिया के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। तो ये तो थी यूपी पुलिस की कल की तैयारी, मगर आज वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुआ। मौलानाओं ने ऐलान किया था काली पट्टी में जुमे की नमाज अता करने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स की चौकसी की वजह से वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन ठंडा रहा। मुजफ्फरनगर में योगी फोर्स पहले ही काली पट्टी वालों को सीधा कर चुकी थी। संभल में सत्यव्रत चौकी से जुमे की नमाज पर कड़ी नजर रखी गई। ये रिपोर्ट जरा देखिए। वक्फ कानून के विरुद्ध मौलानाओं का युद्ध। मौलाना का ऐलान, काली पट्टी पर संग्राम। जुमे की नमाज यूपी में विद्रोहियों पर गाज। वक्फ कानून के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हुआ। कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठनों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी के हर शहर में जुमे की नमाज पर योगी फोर्स हाई अलर्ट थी। हालांकि लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सदस्य कल्बे जब्बात के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पोस्टर लिए हुए थे, जिसमें वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की गई थी। कि सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है, जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित। हमारे देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है। सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं। दलित, उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। लखनऊ में वक्फ को लेकर भाईजान विरोध प्रदर्शन में जुटे थे, तो संभल में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हाई सिक्योरिटी के चलते वक्फ संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन यहां नजर नहीं आया। पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के पास आसपास बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं पुलिस के जवान और पीसी के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर मस्जिद के आसपास का जो इलाका है पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में है। हालांकि संभल में जुमे की नमाज को लेकर योगी फोर्स पहले से ही तैयार थी। खासकर सत्यव्रत चौकी से जुमे की नमाज पर नजर रखी जा रही थी। सत्यव्रत चौकी की तीसरी मंजिल से जामा मस्जिद पर नजर रखी जा रही थी। योगी फोर्स की मुस्तैदी का ही असर था कि वक्फ कानून के विरोध का असर यहां नहीं दिखा। मुजफ्फरनगर में तो इस बार पुलिस पहले से ही चौकस थी।
क्योंकि ईद की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी थी। ऐसे में करीब 300 लोगों की पहचान कर पुलिस ने नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद से ही इन घरों में ताला लटका है, लेकिन पुलिस अलर्ट मोड में थी। इन दोनों परिवारों को नोटिस दिया गया था, आप देखिए तो वो आपको ताला नजर आएगा और प्रशासन का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि आगे भी शांति रहे। ऐसे में इन लोगों को एक नोटिस दिया गया है जो शांति भंग ना हो, आगे चलकर कोई विरोध उपद्रव ना हो, क्योंकि सीए के दौरान मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसके चलते एहतियात के तौर पर इन लोगों को नोटिस दिया गया है। कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि नोटिस के डर के चलते कई लोग अपने मकानों में ताला लगाकर यहाँ से पलायन करने वाली स्थिति में आ गए हैं। यूपी समेत कई शहरों में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। फिलहाल सियासत वक्फ कानून पर हो रहे विवाद के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में 15 अप्रैल को कोर्ट में होने वाली सुनवाई भी काफी अहम होगी। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सीएम योगी के ऑपरेशन त्रिनेत्र की, जिसके तहत योगी सरकार ने पिछले 8 साल 2700 अपराधियों को ढेर किया, जबकि 1 लाख से ज्यादा अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया गया। योगी सरकार और योगी फोर्स ने मिलकर 10 का दम अभियान चलाया, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहा। देखिए जरा हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। योगी का ऑपरेशन त्रिनेत्र, यूपी में 227 हिस्ट्री शीटर ढेर। 10 का दम अभियान, अपराधियों का काल। एक्शन में योगी फोर्स, क्रिमिनल्स की टूटी कमर। यूपी की कमान संभालने के बाद से ही सीएम योगी ने सूबे में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है, जिसका नतीजा है कि पिछले 8 साल में योगी फोर्स ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। योगी सरकार ने 10 का दम नाम से विशेष अभियान चलाया, जिसमें अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र सबसे कारगर साबित हुआ। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है और 227 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। कई तरह के हम लोगों ने ऐप्स भी जारी किए हैं, जिनके सामूहिक प्रयास से हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति इसको फॉलो करते हैं और इसमें अधिक से अधिक गैंगस्टर कराना अपराधियों पर और गुंडा कराना। इसके अलावा एक त्रिनेत्र ऐप भी है, इसमें भी बहुत सारे अपराधियों की फीडिंग की गई है और उन त्रिनेत्र ऐप से हम लोग देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा अपराधी है जो अपराध कर रहा है, या उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सीएम योगी के ऑपरेशन त्रिनेत्र ने कैसे काम किया, अब ये भी समझिए। इसके तहत प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। 11,07,782 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन सीसीटीवी कैमरों को पुलिस थानों से जोड़ा गया और कंट्रोल रूम से घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लूट डकैती समेत 5,500 से ज्यादा जघन्य अपराधों का खुलासा हो सका। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अलावा योगी के तरकश में और भी कई तीर हैं, जिसने सूबे में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम रोल निभाया। इसमें ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रक्षा और ऑपरेशन शील्ड शामिल हैं, जिसके जरिए यूपी पुलिस ने महिलाओं, बच्चों, युवाओं और समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की। वहीं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन बचपन और खोज चलाए गए। इसके साथ ही साइबर अपराध और नशे के खिलाफ भी योगी सरकार ने हंटर चलाया। इन तमाम ऑपरेशन का एक ही मकसद है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, जहां कानून का राज चलता है। प्रीति श्रीवास्तव, सी मीडिया। और अब बड़ी खबर आगरा से है, जहां आज नमाजियों और पुलिस की झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। ये लोग इस बात से नाराज थे कि जिसने भी मस्जिद में प्रतिबंधित मांस फेंका उसे गिरफ्तार किया जाए, और इसी क्रम में लोग आक्रोशित। कुछ देख लिया, माहौल बहुत हंगामेदार भी वहां पर हो गया। देखिए जरा। आगरा की शाही जामा मस्जिद के बाहर नमाजी गुस्से में हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ गया। किसी का स्कूटर गिरा तो किसी की चप्पल छूटी और किसी की टोपी ही गिर पड़ी। लेकिन हंगामा वक्फ कानून के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये मामला है आगरा की शाही जामा मस्जिद के अंदर प्रतिबंधित मांस फेंकने का।
शाही जामा मस्जिद में जुमे के बाद जब नमाजी बाहर निकले तो उन्होंने सड़क पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो है मुस्तैदी के साथ ये डटे हुए हैं और लोगों को जो है हल्का पुलिस बल प्रयोग करके लोगों को यहाँ खदेड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया गया है। हाँ, आप ये देखिए कि पुलिस ने पहले इनको जो है समझाने का प्रयास किया, जब ये लोग नहीं माने तो लाठी बल का प्रयोग करके खदेड़ा जा रहा है और सड़कों पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के बाद जो है पुलिस ने कई बार इनसे जो है गुजारिश की हुई कि यहाँ प्रदर्शन ना करें, जिसके बाद इनको जो है यहाँ से खदेड़ा गया है। इधर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद नमाजियों का प्रदर्शन शुरू हुआ और उधर पुलिस ने मस्जिद में मांस फेंकने की न सिर्फ पहचान की बल्कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम को करने वाले आरोपी का नाम नसरुद्दीन है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल टीमें इसमें लगाई गई और स्कूटी पे वो व्यक्ति आया था, वो हमने कैमरों में देखा, फिर CPR एनालिसिस की BTS भी उठा लिया गया था। नसरुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो CCTV में साफ साफ दिख रहा है। उसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, उसने जो कपड़े पहने वो भी हमने देख लिए और उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया है। हमें उससे पूछेंगे उसने स्वयं किया है या किसी ने उसे उस्काया है इस काम पर। यानी आगरा में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई थी, जिसे योगी की पुलिस ने न सिर्फ नाकाम कर दिया बल्कि सिर्फ 5 घंटे के अंदर सच सबके सामने ला दिया। पुलिस अब इस केस के आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि षड्यंत्र में शामिल बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सके। ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है। इसी जामा मस्जिद के अंदर इस्लाम में प्रतिबंधित जानवर का मांस मिला है, जिसके बाद से मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगरा में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा करने वालों को जवाब मिल गया है। लोग जान गए हैं कि हरकत किस तरफ से की गई थी। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है, साथ ही ज्यादा जानकारी देने से भी बच रही है ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और बात पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 50वें दौरे की, जहां आज उन्होंने काशी के विकास के लिए सौगातों की हिड़ें लगाई। पीएम ने काशी के लिए 3,884 करोड़ की लागत के 44 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। साथ ही परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ये 3 तस्वीरें हैं, जहां अपने 50वें दौरे पर गए पीएम ने काशी को एक बार फिर बड़ी सौगात दी। पीएम ने काशी के विकास के लिए इस बार 3,880 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पीएम ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मेहंदीगंज पहुंचे और फिर मंच पर सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी ने पीएम को पहले अंग वस्त्र पहनाया और फिर कमल की तरह बनाए उपहार भेंट करते हुए पिछले 11 साल के दौरान काशी में हुए विकास के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए आई हैं। डबल इंजन की सरकार ने वाराणसी के विकास का जो वादा किया था उसे निभाते हुए पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड सौंपे और दुग्ध उत्पादकों को बोनस भी दिया। इस मौके पर पीएम मोदी की काशी विश्वनाथ के प्रति भक्ति भी दिखाई दी। पीएम ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पीएम मोदी की इस भक्ति को देखकर वहां मौजूद भीड़ भी जोश से भर गई। पीएम ने काशी को अपना और खुद को काशी का बताया और पिछले 11 साल में हुए विकास का जिक्र करते हुए विपक्ष पर परिवारवाद के आरोप लगाए। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने
एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। ये वही काशी है जो अपनी तंग गलियों के लिए जानी जाती थी। खस्ताहाल सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से लोग परेशान थे। लेकिन जब से पीएम मोदी यहां से सांसद बने और प्रदेश में सीएम योगी की सरकार आई, तब से काशी इतनी बदल चुकी है कि इसकी मिसाल अब दूसरे राज्यों में भी दी जा रही है। वाराणसी से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पार्वती पते हर हर महादेव। अल्लाहू अकबर का नारा, भगवा झंडा उतारा। वक्फ कानून विरोध का नाम, बंगाल में अराजकता का माहौल। वक्फ कानून विरोध के नाम पर बंगाल में सड़कों पर निकली भीड़ के सामने आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वोटों की सियासत अब लोगों की जान माल के लिए कैसे खतरा बन चुकी है, ये आप इस वायरल वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वीडियो में सैकड़ों फिलिस्तीनी और इस्लामिक झंडे दिख रहे हैं। इस बीच वहां भगवा झंडा लगी एक बस आ जाती है। वक्फ कानून का विरोध कर रहे कट्टरपंथी इससे भड़क जाते हैं, अल्लाहू अकबर की नारेबाजी करने लगते हैं। और बस ड्राइवर से भगवा झंडा उतारने की मांग करने लगते हैं। इस बीच वहां बंगाल पुलिस भी खड़ी है, लेकिन वो भीड़ को रोकती नहीं, बल्कि फोन पर बातचीत करने में लगे रहते हैं। डरा हुआ ड्राइवर अपनी बस से भगवा झंडा उतारता है और बस में बैठ जाता है। भीड़ झंडा उतारते हुए सेल्फी ले रही है, हंस रही है। वीडियो देखकर लग रहा है कि भीड़ कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद विरोध कर रहे मुसलमानों को ममता बनर्जी ने यह आश्वासन दिया है कि वो उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी। कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. सोचिए, यह घटना स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान के इलाके में हुई है। जिस भगवा को पहनकर स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में सनातन का गौरव बढ़ाया, बंगाल के भगवाधारी विवेकानंद दुनिया भर में करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज उस बंगाल में बस पर भगवा झंडा लगाने से धर्म विशेष की भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन वहीं फिलिस्तीन के झंडे मजहब के नाम पर बड़ी शान से लहराए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हिंसा करवाने का आरोप लगाया और सरकार आने पर 15 मिनट में ठीक करने की चेतावनी भी दे दी। साथ ही बस से भगवा झंडा उतारने के बाद बंगाल के हिंदुओं से अपील की है कि हनुमान जन्मोत्सव पर अपने घरों पर भगवा झंडा लगाएं। आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व का हिंदू का आस्था के ऊपर आघात कर दिया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। ये ममता बनर्जी चाह रही है, इसलिए वायलेंस हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में छोड़ दे 15 मिनट में सारे वायलेंस खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी खुद वायलेंस करा रही है और वो चाहती है, इसलिए ये वायलेंस हो रहा है। ये पॉलिटिकली मूवमेंट है। पूरा ये 26,000 जो नौकरी चली गई, लगभग 20-22 लाख युवा और युवती इससे वंचित हुए हैं, इससे डिप्राइव्ड हुए, इससे पूरा जो आकर्षण है, दृष्टि है, उसको हटाने के लिए कोशिश है। इस पूरी घटना पर कोलकाता के रहने वाले मुसलमानों से जो बातचीत की गई है, जरा वो सुनिए। यहाँ भाईजान तो झंडा उतरवाने की वीडियो को झंडा बांधने का वीडियो तक बताने लगे हैं।
वो झंडा हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि वो झंडा ड्राइवर ने बांध रहा है। आप देखे होंगे इस वीडियो में, मैं भी देख रहा हूँ। जो घटना वायरल है उसका बिल्कुल उल्टा घटना हुआ। उल्टा घटना है, वहाँ पे लोग मौजूद है, कोई किसी तरह से कोई रोका नहीं है। वो वहाँ पे रामनवमी का जो झंडा लगाया गया था वो झंडा वो बांध रहा। रामनवमी तो जा चुका है, कल झंडा क्यों लगा? वो झंडा बस ड्राइवर समझे क्यों लगा, आप देखे होंगे बस ड्राइवर झंडा को बांध रहा है वहाँ पे। लेकिन जी मीडिया की टीम ने जब ये वीडियो दिखाया और सवाल पूछा तो भाईजान ने कहानी ही पलट दी। देखिए, ये जो झंडा मैं दिखा रहा हूँ वो वीडियो, ये जो झंडा बस के ऊपर था, आप देख पा रहे हैं इसको? जी, तो झंडा लगाया जा रहा था कि उतारा जा रहा? पहले वो बांधा, उसके बाद वो झंडा खुद उतार रहे हैं। क्यों उतार रहे हैं उसे किसी ने बोला नहीं है। पहले वो झंडा बांधा था, उसके बाद झंडा उतारा गया है। आप देखिए, इस तरह का अगर वायरल वीडियो सबके सामने आता है तो क्या आपकी जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, उनकी जो छवि, उनकी जो इमेज है, क्या उसमें ठेस नहीं पहुंचती? ये देखिए कि झंडा किसने उतारा है, पहले आप ये देखिए। अगर झंडा उतारने वाला आपको लगता है कि किसी ने कोई फसाद के लिए किया है तो ये याद रखिएगा कि मुसलमान जो भी करेंगे नहीं, जो भी मुसलमान तहरीक चला रहे हैं वो इस तरह का कोई भी आदेश नहीं। एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने एक बार फिर बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद हिंदू भी मानने लगे हैं कि अब उन्हें बंगाल में डर लगने लगा है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। और अब कुछ ऐसा ही बंगाल में देखने को मिला, जहां हजारों इस्लामिक झंडों के बीच एक भगवा झंडा सुरक्षित नहीं है। लिहाजा सवाल ये उठता है कि क्या अब हिंदुस्तान में भगवा झंडा लगाना पाप हो गया है? क्या बंगाल को कट्टरपंथी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां फिलिस्तीनी झंडा लहराया जा सकता है लेकिन भगवा के नाम पर हंगामा होने लगता है? कोलकाता से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदू पर अत्याचार का सेकंड चैप्टर शुरू। जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई तभी से हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जब से भारत में वक्फ कानून बना तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और ज्यादा बढ़ गए। झूठे आरोप लगाकर हिंदुओं के साथ मारपीट की जा रही है और यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की करतूत को नजरअंदाज करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार का नया सीजन। खिसियाए कट्टरपंथी, बांग्लादेशी हिंदुओं को मारे। भारत में वक्फ कानून बना, बांग्लादेश में हमला बढ़ा। हिंदुस्तान में वक्फ संशोधन कानून क्या बना, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हमले तेज हो गए हैं। भारतीय संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद हिंदुओं पर अटैक के मामले और बढ़ गए हैं। 5 अप्रैल को एक तरफ भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी और अगले ही दिन यानी कि 6 अप्रैल को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। लेकिन बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस की आंखों पर जैसे मानो पट्टी बंधी है। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतें तांडव मचा रही हैं और मोहम्मद यूनुस मौन व्रत धारण किए हुए हैं। कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। कट्टरपंथियों की करतूत और कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस की ये 3 तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के खुलना में एक बार फिर एक हिंदू शख्स को झूठे आरोप में मारा पीटा गया। वहीं मेहरपुर में भी हिंदुओं पर हमले की तस्वीर सामने आई। हैरानी की बात तो ये है कि जब कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर कहर बरपा रही तो यूनुस सरकार ने चुप्पी साध रखी है। हालांकि भारत सरकार ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचारों पर यूनुस सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। We have conveyed our concerns regarding treatment of minorities, the kind of violence that has happened against them. These violence and atrocities against the minorities cannot be just wished away. भारत सरकार यूं ही चिंतित नहीं है। बांग्लादेश से आई ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी भीड़ एक हिंदू शख्स पर हमलावर है। पहले तो भीड़ ने ईश निंदा का आरोप लगाकर उत्सव मंडल नाम के इस हिंदू शख्स को पकड़ा, फिर खुद ही कानून हाथ में लेकर इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। खुलना इलाके में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस थाने में घुसकर उत्सव पर हमला किया। हद तो तब हो गई जब उत्सव की मौत की अफवाह को लाउडस्पीकर से फैलाया गया। हालांकि बाद में पता चला कि वो गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने हमलावरों के बजाय उत्सव को ही हिरासत में ले लिया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की एक और तस्वीर देख लीजिए। मेहरपुर में एक हिंदू युवक पर इस्लामी चरमपंथियों ने झूठे ईश निंदा के आरोप में क्रूरतापूर्वक हमला कर दिया। सरेआम हिंदू युवक के साथ बेरहमी होती रही और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की जमात तमाशा देख रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ भी पुलिस ने हमलावरों की बजाय घायल पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में संग्राम छिड़ा है। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने गाजा में इजरायली हमलों की निंदा करते हुए नारेबाजी की। भीड़ ने इजरायल, अमेरिका और इनके सहयोगी देशों से जुड़ी कंपनियों के शोरूम में तोड़फोड़ भी की। राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।